नमस्कार दोस्तों। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है, इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ थ्योरी का। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार। यहाँ पर आपको बताने हैं व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट्स ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो ये आप जानते ही हैं कि दो डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, कॉस्ट और फाइनेंस। दोनों अपने अपने अकाउंट्स बनाते हैं। कॉस्ट वाले बनाते हैं कॉस्ट शीट और जो फाइनेंस वाले हैं वो बनाते हैं आपका P&L अकाउंट। दोनों अपना अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस किन कारणों की वजह से आता है, वो कारण हम पढ़ेंगे इस छोटे से एक आंसर के अंदर। तो रीज़न स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न है आइटम्स शोइंग ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब ये कुछ आइटम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट वाले कंसीडर करते हैं, कॉस्ट वाले इनको नहीं दिखाते। देयर आर सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर इग्नोर्ड कम्प्लीटली वाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट अकाउंट्स एंड लीडिंग टू डिफरेंसेस इन टू फिगर्स। तो ये वो कारण है जिनकी वजह से दोनों प्रॉफिट्स के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। तो देखते हैं कौन से हैं। प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस और एक्सपेंसेस। तो ये कुछ फाइनेंशियल चार्जेस हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को बेचा, उस पर लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हो गया। शेयर्स या डिवेंचर्स हमने इशू किए थे, वो करे थे डिस्काउंट पर इशू। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मोर्टगेज, डिवेंचर, कोई इंटरेस्ट था बैंक लोन वगैरह के ऊपर। डैमेज्ड पेएबल अंडर लॉ, कोई कानूनी कोई पेनल्टी वगैरह लग गई, कुछ हो गया, कोई नुकसान ऐसा हो गया, कोई फ़ाइन लग गई, पेनल्टी लग गई। मशीन जो है स्क्रैप हो गई, ख़राब हो गई, कबाड़ा हो गई। लॉस ड्यू टू चोरी हो गई, कोई किसी तरह की लापरवाही हो गई, कोई किसी ने फ्रॉड कर दिया। कंपनीज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिस, कंपनी ने ऑफिस को ट्रांसफ़र करा, उसके ऊपर खर्चा। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये आपके गुडविल के खर्चे हैं और शुरुआती खर्चे हैं जब कंपनी बनाई थी। इन खर्चों को आप जो है रिटर्न ऑफ करते हैं, गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं और शुरुआती खर्चों को आप रिटर्न ऑफ करते हैं। फिर आपके पास है जी प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स। अब ये सिर्फ फाइनेंशियल इनकम्स हैं। देखते हैं इंटरेस्ट पहले आप पे करे थे, अब आपको इंटरेस्ट मिला बैंक से, आपको रेंट मिला, ट्रांसफ़र फ़ी मिली है, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कोई आपने बेची, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, उस पर प्रॉफिट हुआ, इनकम टैक्स का रिफंड आ गया। ये सारे आपके फाइनेंशियल इनकम्स हैं जिन्हें कॉस्ट वाले नहीं दिखाते। इसके ऊपर जो पार्ट ए पढ़ाया वो भी कॉस्ट वाले नहीं दिखाते। अब है आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो होता है जो नेट प्रॉफिट के बाद ये बनता है। P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, फिर उसके बाद बनता है एप्रोप्रिएशन। इसके अंदर जो है टैक्सेस वगैरह पे करे जाते हैं, डिविडेंड पे करे जाते हैं, डोनेशन वगैरह होता है, यानी प्रॉफिट के बाद वाली चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, आपने रिज़र्व्स के अंदर कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया, इनकम टैक्स पे किया, डिविडेंड पे किया, चैरिटेबल डोनेशन दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्पेसिफिकली चार्ज टू रेवेन्यू, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई नया सेटअप लगाया। एडिशनल प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट फॉर बैड डेट, इनके लिए आपने अलग से कोई प्रोविज़न बनाया तो वो। दूसरा मुख्य कारण जो आता है वो आता है आइटम्स रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली। अब ये वो खर्चे हैं जो सिर्फ कॉस्ट वालों ने लिए हैं, फाइनेंशियल वालों ने नहीं लिए हैं। नोशनल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल चार्ज्ड इन सम केसेस बट नॉट पेड। ये नोशनल इंटरेस्ट क्या है, खुद का ही पैसा। एक पैसा है मालिक के पास, उसे वो कहीं पे इन्वेस्ट करता तो उसको इंटरेस्ट मिलता, लेकिन उसने उसी पैसे को अपनी खुद के बिजनेस के अंदर ही लगाया तो उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, वही है नोशनल इंटरेस्ट। इसी तरह से एक होता है आपका नोशनल रेंट, सेम है। खुद की ज़मीन है, खुद की बिल्डिंग है, उसे अगर किराए पर देते तो कुछ पैसा कमाते, कुछ किराया कमाते, जो नहीं कमा रहे क्योंकि अब उस जगह का इस्तेमाल खुद के बिज़नेस के लिए हो रहा है, तो जो खुद को रेंट मिलना था वो नहीं मिल रहा है, तो ये है आपका नोशनल रेंट। और
ये जो इस तरह के आपके सारे एक्सपेंसेस हैं ना, इनको हम क्या कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो कमा सकते थे नहीं कमा रहे हैं। फुल्ली डेप्रिशिएटेड असेट्स स्टिल यूज्ड इन द बिजनेस। कोई मशीन है, कोई असेट है जो पूरी की पूरी डेप्रिशिएट हो चुकी है, फिर भी बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो उसको फाइनेंशियल वाले नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई मशीन अगर पूरी डेप्रिशिएट कर दी तो वो उसको ख़त्म ही मानते हैं। सैलरी ऑफ द प्रोप्राइटर वेयर ही वर्क्स बट डज नॉट चार्ज सैलरी। अब इसी तरीके से अब वो जो मालिक है वो अगर कहीं काम करता है, उसको नौकरी से सैलरी मिलती, अब वो वही काम अपने खुद के बिज़नेस में कर रहा है तो उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही है। तो देखा जाए तो ये सारी की सारी जो है क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसके बाद अगला जो हमारा आता है वो है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। खर्चों को या तो कम ले लिया है या फिर ज़्यादा ले लिया है गलती से। इन फाइनेंशियल बुक्स ओवरहेड्स आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट इंकर्ड एक्चुअली ऑन देम। जो फाइनेंशियल बुक्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो उतना ही अमाउंट लिखते हैं किताबों में जितना असल में हुआ होता है, जितना असल में खर्चा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो है पोस्टमार्टम ऑफ डेटा, यानी कि जब सारे खर्चे हो जाते हैं, जब सारे के सारे इवेंट्स एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, उसके बाद वो सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उनको एक्चुअल डाटा मिल जाता है। इन अकाउंटिंग हाउएवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन और प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एग्जाम्पल्स आर। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले होते हैं उनको तो एडवांस में चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है, कॉस्ट को एडवांस में ही कैलकुलेट करना पड़ता है। इसलिए वो क्या करते हैं, एस्टिमेटेड या प्री डिटरमाइंड एक्सपेंसेस या कॉस्ट उनको लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक्चुअल नहीं होता है। उनको माल बनने के पहले से ही, प्रोडक्ट बनने के पहले से ही कैलकुलेशन शुरू कर देनी होती है। इसका एग्जांपल है कि वो मान लेंगे कोई एक खर्चा है जो प्राइम कॉस्ट का 10% है, इसी तरह से मान लेंगे कि वो फैक्ट्री कॉस्ट का जो है 25% है। तो इस तरह से वो किसी को बेस लेके और फिर मानते हुए कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से टोटल कॉस्ट का हो सकता है, यूनिट सोल्ड का हो सकता है, आपके ग्रॉस प्रॉफिट का हो सकता है, विच मे बी मोर और लेस देन द एक्चुअल अमाउंट। और अब क्योंकि हम कुछ मानते हुए कर रहे हैं तो फिर ये जो खर्चा है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये इसे आप यहाँ से हटा दीजिएगा, ये कोई नंबर इसके अंदर नहीं बनेगा। अब चौथा इसके अंदर कारण जो आ रहा है वो आ रहा है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट वैल्यूशन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कई बार ये भी हो सकता है कि 3-4 नंबर में या 5 नंबर में इनमें से कोई भी एक या दो कारण वो पूछ ले स्पेसिफिकली कि स्टॉक वैल्यूएशन किस तरह से रीज़न बनता है प्रॉफिट डिफरेंसेस का, तो आपको सारे ठीक से पता होने चाहिए। अब यहाँ पर स्टॉक को कैलकुलेट करने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। अब आप जानते हैं स्टॉक 3 तरह के होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल यानी बिल्कुल कच्चा माल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अधूरा बना हुआ माल, और एक होता है फिनिश्ड गुड यानी कि पूरा बना हुआ माल। तो इन तीनों की कैलकुलेशन जो है वो अपने अपने तरीके से होती है और वही ये टॉपिक है। देखिए अगर हम कच्चे माल की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। ये तो आपका कंजर्वेटिज्म वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है कि रॉ मटेरियल की कीमत वो होगी या तो उसकी कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस, उनमें से जो भी कम हो। वेयर एज जबकि रॉ मटेरियल्स स्टॉक में बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ फीफो और लीफो और एवरेज मेथड इन कॉस्ट अकाउंट। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंट वाले होते हैं वो कैसे करते हैं, फीफो के हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो के हिसाब से लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरह से यहाँ पर कोई 13-14 मेथड है, उनमें से वो कोई भी अपने बिजनेस के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। दिस लीड्स टू डिफरेंसिंग फिगर्स ऑफ प्रॉफिट एज पर 2 सेट्स ऑफ बुक्स। तो इस क्योंकि अब मेथड अलग हो गए, जब मेथड अलग अलग हो गए तो जो वैल्यू आएगी स्टॉक की वो भी डिफरेंट आएगी और उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक्स, वर्क इन प्रोग्रेस में बी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। अब जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको प्राइम कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वाइल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, इट मे बी वैल्यूड आफ्टर एडिंग अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑल्सो टू फैक्ट्री कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स वाले
के केस में क्या हो सकता है कि फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर कुछ हिस्सा जोड़ा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का भी, और फिर कैलकुलेट होगी वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। अच्छा जी, अब आखिरी तीसरा बना हुआ माल, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सच स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। वही आ गया जो पहले यहाँ पर था, वही मेथड आपका यहाँ पर आ गया कि उसकी जो कॉस्ट है या फिर उसकी जो मार्केट प्राइस है उसमें से जो भी कम है। बट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इज़ यूजुअली मेड एट टोटल कॉस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन इन, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है फिनिश गुड की कॉस्ट के अंदर वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको हम टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, जितना माल बनाया है उससे डिवाइड कर देते हैं, और फिर ये इनटू यहाँ सामने मान लीजिए इनटू कर देते हैं इसको हम क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स के साथ। इस तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। चलिए, इसको आखिरी रीज़न जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट मैथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के भी कई अलग अलग मेथड है। अगर हम इसके भी देखें 10-12 मेथड डेप्रिसिएशन के भी बनते हैं। द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टोटली गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट एंड टैक्स प्रोविजंस। अगर हम बात करें भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस और इनकम टैक्स के प्रोविजंस, और उसके हिसाब से फिर ये अपना डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने पीजीबीपी पढ़ा हो तो पीजीबीपी के अंदर क्या होता है, वहाँ पर जो टैक्स है अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। कंपनी चाहे अपने कैसा भी कैलकुलेट कर ले, लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ यूजुअली फॉलोन, और इसके लिए मेनली दो ही मेथड यूज़ होते हैं, स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग वाला मेथड। हाउएवर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ मशीन आर रेट और प्रोडक्शन आर और यूनिट मेथड। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से है, तो यहाँ चलता है मशीन आर रेट वाला मेथड, यहाँ चलता है प्रोडक्शन आर वाला मेथड, यहाँ चलता है यूनिट मेथड। तो ये इनके अलग अलग मेथड है, और अलग अलग मेथड की वजह से अलग अलग वैल्यू आती है, और उससे वजह से फिर जो प्रॉफिट है वो भी अलग अलग हो जाता है। दोस्तों, ये थे आपके 5 तरह के आपके रीज़न जिसकी वजह से रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉस्ट और फाइनेंशियल वालों के प्रॉफिट में डिफरेंसेस आते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो वीडियो को बार बार देखिए, आप बात भी कर सकते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।